स्टूडेंट्स, हम लोग आज से शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ दिन तक ऑर्गेनिक का बेसिक, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपने 11th में केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो आपको जो है 12th की ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो 12th की ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपको 11th का बेसिक जो है तैयार करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो है कोई रास्ता नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाए। और हम बिलियन तो पढ़ ही रहे हैं, यानी 12th की फर्स्ट केमिस्ट्री की जो बुक है उसको तो पढ़ ही रहे हैं। उसको आपको लगातार उसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लेकिन हम लोग जो है स्टूडेंट्स अब ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो अब हम कुछ दिन तक जो है ऑर्गेनिक का पहले आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिनके बिना आपको जो है ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगी। तो मैं आपको उनको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं अभी पूरी 11th तो नहीं, 11th की बुक तो केमिस्ट्री की आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ वो टॉपिक पढ़ाऊँगा जो हमारे 12th में काम में आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो है अपना पहला बेसिक टॉपिक जो 11th का है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इसको जो है आपको अच्छे समझाएंगे। और ये हमारी ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको सभी को अच्छे से वीडियो देखना है ऑर्गेनिक के बेसिक के साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली और नोट्स नहीं बनाए, तो आपको नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए चलने हैं। तब आपको जो है ये ऑर्गेनिक, जब हम 12th के चैप्टर 1 हेलो एल्केन या हेलो एरीन शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम पहले आपको आज सिलेबस डिस्कस करा देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे 12th में हैं और कौन कौन से 11 के टॉपिक हमें कवर करने हैं। कुछ तो स्टूडेंट्स हमें 11 के पूरे पूरे चैप्टर से ही तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये 11th कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे बेसिक्स के रूप में। पहला आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स प्रकाशिक समव्यवस्था को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसे 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर दें, ठीक है ना। प्रकाशिक समव्यवस्था को हम लोग 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर 11th का एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको भी आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये समझ लीजिए 12th का बिल्कुल जड़ है। अगर आपको ये नहीं चीज़ें आती हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स। तो इनको हम जो है आपको अच्छे से बेसिक्स के रूप में समझाएंगे। और साथ ही आप 12th का सिलेबस देख लीजिए ऑर्गेनिक का। हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा स्टूडेंट्स एल्कोहल, फिनोल और ईथर। और तीसरा चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स रहेगा तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो चौथा चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा एमीन्स। और जो चौथा चैप्टर रहेगा स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हमारा अगला चैप्टर होगा एमीन्स। और एमीन्स के बाद जो लास्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा वो होगा बायोमोलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे क्या हैं क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हमारे 12th के हैं, ठीक है ना। इनको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले अच्छे से बेसिक्स कवर करेंगे अपना। और ये जो चैप्टर आपके जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन चैप्टरों में क्या है स्टूडेंट्स, इस पे हम रिएक्शन पे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। रिएक्शंस पर फोकस करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग जो है रीजनिंग वाले टॉपिक, अब रीजनिंग वाला कौन सा टॉपिक होगा स्टूडेंट, जैसे कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन स्थायित्व है, कौन सबसे ज़्यादा स्थायित्व, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें बनेंगे। और रिएक्शंस की मैकेनिज़्म जो होगी, क्रियाविधि होंगी, उन पर हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन प्रकाशिक समव्यवस्था और हाइड्रोकार्बन के अलावा स्टूडेंट्स आपको कुछ 11th के और भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको देखिए बताता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास टॉपिक्स 11th के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि आपको प्रेरक प्रभाव पता होना चाहिए, यानी इंडक्टिव इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ये पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा स्टूडेंट अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और तीसरा जो प्रभाव है हमारा वो है अनुनाद यानी रेजोनेंस या
मेसोमेरिक भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसके अलावा आपको एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक भी पता होना चाहिए। यहाँ पर एरोमेटिक लिखा हुआ है, आप एरोमेटिक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इन सबको आपको क्या करना है, मेरे साथ में नोट करते हुए चलना है, जब भी आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगी। और नोट करने के साथ साथ आपको इनको तैयार भी करना है स्टूडेंट्स, ये नहीं कि खाली आपने नोट करके छोड़ दिया, आपको 1 बाय 1 अच्छे से इन्हें समझना भी है। तो आइए आज का हम अपना, अच्छा एक टॉपिक आप और याद रखना, हम IUPAC नाम भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो IUPAC अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से नहीं कवर किए हैं तो हम बेसिक्स के रूप में IUPAC को भी पढ़ेंगे। जब हमारा ये सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना 12th का जो है पहला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे अब सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जर्नल ऑर्गेनिक, ठीक है ना, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 11th का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणात्मक प्रभाव। अब ये क्या होता है समझिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रेरणात्मक प्रभाव होता है ना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड पे ही लागू होता है। ये प्रभाव हमारा सिग्मा बॉन्ड पर ही होता है, पाई बॉन्ड पर नहीं होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। अब ये कार्बन की जो श्रृंखला है स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप कह सकते हो कि आपके पास एक ग्रुप यानी एक परमाणु जो है एक्स का आके जुड़ गया। ऐसे ही नीचे भी एक कार्बन की श्रृंखला है हमारे पास, और आप देखिए यहाँ पर एक परमाणु आकर वाई जुड़ गया, ठीक है ना। अब वो एक चीज़ होती है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसको थोड़ा से समझ लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लोरीन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है जबकि फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जबकि अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे तो मैंने इनके परमाणु क्रमांक पे ट्रिक दे रखी है, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जाके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो ये आएगा 2,7। अब देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा, हम कह सकते हैं कब माना जाता है स्थायी। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो हाइड्रोजन हमारा स्थायी माना जाएगा। जबकि फ्लोरीन को स्थायी होने के लिए स्टूडेंट्स अभी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं। ये कहता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से कहता है कि तुम अगर 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें चाहिए तो हमसे ले लो, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इससे क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। और जबकि फ्लोरीन को भी 1 चाहिए तो इसको ज़रूरत होगी तो ये इससे ले लेगा। तो ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने मान लीजिए डॉट से दिखा दिया, और फ्लोरीन के बॉन्ड को मान लीजिए हमने क्रॉस से दिखा दिया। तो जब हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी तो हाइड्रोजन अपना इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसके पास होते हैं 7, तो इसके 7 हम दर्शा देते हैं। कितने हो गए, 5, 6 और 1 7। और जब इसको ज़रूरत होगी फ्लोरीन को तो ये ले लेगी। तो आप देखिए अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आप कहेंगे सर अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके 1 बॉन्ड बनता है, यानी कि ये बॉन्ड इस तरीके का बन जाएगा। अब देखो वैसे यहाँ पर, वैसे तो जो स्टूडेंट्स इन लोगों का हम कह सकते हैं, वैसे तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ये विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा सा फ्लोरीन की ओर क्या होता है, खिसक जाता है। और जब ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन का फ्लोरीन की ओर खिसक जाता है तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब पूरी तरीके से जोड़ा फ्लोरीन के पास नहीं जा पाता है, आंशिक रूप से ये फ्लोरीन की तरफ खिसक जाता है। तो इसीलिए इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर हम
आसान शब्दों में कहें कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो सीधा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसकी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम है। तो अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, तो आपका आंसर होगा सर फ्लोरीन की होगी। जब भी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की ओर क्या होता है, थोड़ा सा खिसक जाता है, जिसकी वजह से इस पर पार्श्व ऋणात्मक चार्ज आ जाता है फ्लोरीन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्श्व धनात्मक चार्ज आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा होगी किसकी, फ्लोरीन की मुकाबले किसके, हाइड्रोजन के। और यही बात यहाँ लिखी हुई है कि विद्युत ऋणात्मकता जो होगी, विद्युत ऋणात्मकता वो फ्लोरीन की हाइड्रोजन से अधिक होती है। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? तो चलिए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर दो तत्व लिए हैं। अब देखिए हम मान के चल रहे हैं कि पहले जो कार्बन है ना हमारा, इस एक्स की जो भी ये एक्स है इसकी ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता मान लेते हैं कार्बन से कम है। तो जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है और दूसरे स्टेप में वाई की हम ये मान लेते हैं कि इसकी ई एन यानी विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है तो क्या होगा, और जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको इस बात को अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर जो है यहाँ पर हम कह दें कि x की विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा वो कार्बन की ओर थोड़ा सा खिसक जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता x से ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा ये अपनी ओर खींच लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हल्का सा इसकी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर आंशिक रूप से या पार्श्व रूप से क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जबकि इसका जो मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर खिसकाया तो इसका जो हम कह सकते हैं इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्श्व रूप से धनात्मक चार्ज आ जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें बाई वाले में, तो बाई की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा वो इसकी ओर खिसक जाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो जब इसकी ओर खिसक जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसकी ओर है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा सा इधर खिसकेगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, पर इसके मुकाबले में कम आएगा और सबसे कम इसके पास आएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है हम कह सकते हैं कि ये चार्ज जो होता है वो कम होता चला जाता है। समझ में आ रही बात? तो यही है स्टूडेंट्स हमारा क्या, प्रेरणिक प्रभाव। अगर हम प्रेरणिक प्रभाव को और समझें तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी विद्युत एक्स की विद्युत ऋणात्मकता कम थी तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसकी ओर खिसक गया, कार्बन की ओर। इसके ऊपर क्या आ गया, हम कह सकते हैं प्लस चार्ज आ गया। तो जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहते हैं आई प्रभाव, यानी ये स्टूडेंट दिखाएगा आई प्रभाव। ठीक है ना, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, आप कह सकते हो कि सर ये प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। अब चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसकी ओर खिसक गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स ये दिखाएगा नेगेटिव प्रभाव यानी माइनस आई प्रभाव। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ये दो तरह का होता है, एक प्लस आई प्रभाव होता है, एक माइनस आई प्रभाव होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मुझे भरोसा है कि आपको जो है ना विद्युत ऋणात्मकता समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। और आप समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन दान करता है, यानी प्लस आई प्रभाव क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान करेगा जब भी तो उसके ऊपर प्लस आएगा। भाई किसी भी स्पीसीज से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, आप कहेंगे सर प्लस का चार्ज आता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर अर्थात ग्रहण करेगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना। तो ये हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा प्लस आई प्रभाव हो गया, ये माइनस आई प्रभाव हो गया। ठीक है ना। तो अब हम अगर इनके ऊपर क्वेश्चन करें कि किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं इनके, तो उनको समझिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि
स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो स्थायित्व किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जितना चार्ज कम उतना ही स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। जितना चार्ज कम उतना स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यहाँ पर है हमारे पास FCH2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव, Cl CH2 और COO नेगेटिव, ऐसे Vr बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव, I बॉन्ड CH2 बॉन्ड COO नेगेटिव, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि देखिए रूल क्या है कि जिसका चार्ज कम होगा वो उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है ना। अब हम कैसे पता करें कि किसका चार्ज कम है, तो देखिए यहाँ चार्ज कम करने की बात हो रही है COO नेगेटिव की, इसके उसका जितना कम चार्ज होगा हम कहेंगे जो हमारा तत्व है ना वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो हम इन चारों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो भी ये हमारे जो भी तत्व हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी हमारा नेगेटिव आई प्रभाव है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब के सब हमारे नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यानी इसके माइनस को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सबकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, इसके चार्ज को कम करेंगे। अब इनका देखिए क्रम क्या होता है, तो इनका क्रम होता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की और फिर होती है आयोडीन की। यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को भर भर के अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर भर भर के खींचेगा तो इसका चार्ज क्या होगा, सबसे कम होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा कम खींच पाएगा, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी कम, हम कह सकते हैं ये थोड़ा स्थायी होगा, ठीक है। इसके मुकाबले ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, ये थोड़ा कम स्थायी होगा। और इसकी तीसरे नंबर पर ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पर ये इन दोनों से कम खींचेगा, तो इसकी हम कह सकते हैं ये वाला यौगिक थोड़ा और कम स्थायी होगा। और सबसे कम स्थायी यौगिक कौन होगा, चौथा वाला, ठीक है ना। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे ज़्यादा खींचेगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर स्थायित्व के केस में ये आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसने इसका सबसे ज़्यादा आवेश खींचा तो इसके ऊपर चार्ज सबसे कम होगा, तो चार्ज कम होगा तो भी तो वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा स्टूडेंट्स। तो अगर इसका चार्ज कम है तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी यौगिक माना जाएगा। चार्ज इसका भी कम हुआ क्योंकि क्लोरीन ने इसके भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचा, पर इसके मुकाबले कम खींचा, तो इसका भी चार्ज कम होगा, तो ये उतना स्थायी नहीं होगा जितना ये होगा। तो सब अगर इसका क्रम देखें हम स्थायित्व का, तो सबसे ज़्यादा पोजीशन पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। और यही स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम क्रम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम क्रम स्थायित्व के घटते क्रम में फ्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप कहेंगे स्टूडेंट, आप कहेंगे कि सर ये तो 4 आपने बता दिए कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, और भी कोई तत्व होते हैं जिनको हम क्रम से ध्यान रख सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट कुछ तत्व हमारे पास और हैं जिनको आपको